जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का आपको बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2026 का वैल्यूमोन जो आया है फ्रेंड्स, उसका आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स बता दें आपको कि इसमें 27 टेस्ट सीरीज है। इसमें हम लोग पहले आपको पेपर 2 देखने वाले हैं, समान अध्ययन, जो कल मैंने फ्रेंड्स पेपर इसका टेस्ट 1 जो है फ्रेंड्स मैंने कल करवा दिया है। जो लोग नहीं देखे होंगे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर टेस्ट 1 देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे पेपर सेकेंड समान अध्ययन का टेस्ट नंबर 2। ठीक है, कल मैंने टेस्ट 1 करवा दिया है, आज हम देखते हैं टेस्ट नंबर 2 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और फ्रेंड्स बता दें आपको कि जो भी स्टूडेंट्स हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जितना भी मैथ्स और यहाँ पे रीजनिंग है फ्रेंड्स, तो बताना मुश्किल है यहाँ पे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इसका मैं सोल्यूशन आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। जितना भी मैथ क्वेश्चन में और रीजनिंग है फ्रेंड्स, सबका सोल्यूशन टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आपके सामने है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मैथ का है। ठीक है ना, सिंपल आप फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं जितने भी मैथ हैं और रीजनिंग सबका सोल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका आ जाएगा 12 दिन आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 नंबर मैथ का जो आ जाएगा राइट आंसर, औसत चाल पूछ रहा है। 3 नंबर का क्या हो जाएगा, आपको आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और 4 नंबर का क्या आ जाएगा, तो 4 नंबर का आ जाएगा 193 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 5 नंबर करेक्ट, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो सभी से विभाज्य हो जाएगी। तो 5 का क्या आ जाएगा, आपको 96 से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए यहाँ पे 6 नंबर, ठीक है, आपको मैथ ही है। 6 नंबर पूछ रहा है कि आपको एंगल ए सी बी का मान क्या होगा। 6 नंबर का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 1 और सेकेंड दोनों पर्याप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिया हुआ कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है। ठीक है ना, पढ़ लेते हैं। पहला कथन कर रहा है वाष्पीकरण, ठीक है, एक सतही परिघटना है। और सेकेंड नंबर कथन कर रहा है कि क्वथनांक एक अल्पसंख्यक परिघटना है। बताना आपको कौन सही है इसमें। देखिए 7 नंबर क्या हो जाएगा ना, आपको कथन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिए कथन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 नंबर कह रहा है कि यदि गुरुत्वाकर्षण ना हो, ठीक है, यदि गुरुत्वाकर्षण ना हो तो निम्न में कौन सा नहीं होगा। तो याद रखिए यहाँ पे अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो फ्रेंड्स आर्कमिडीज का उत्प्लावन बल आपको नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ 9 नंबर की निम्न में से विद्युत आवेश के गुणों के बारे में गलत कथन का चयन करना है। इसमें आपको गलत कथन कौन से हो जाएंगे, तो याद रखना है आपको हो जाएंगे 4 नंबर जो है ना फ्रेंड्स, ये 4 नंबर कथन ये आपको गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि कूलम्ब का नियम गतिशील और स्थिर आवेश दोनों के लिए मान्य है। ये आपको कथन जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स, कूलम्ब का जो नियम है स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सबसे अधिक मान्य है। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे 10 नंबर कह रहा है अभिकथन फर्स्ट जो कह रहा है फ्रेंड्स कि जब हम एक बैटरी से जुड़े तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसमें बहने वाली धारा अधिक हो जाती है। और कारण आर कह रहा है कि तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अतः लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा ना, बढ़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का हो जाएगा। देखिए अभिकथन ए जो है वो गलत हो जाएगा और कारण आर जो है याद रखिए सही हो जाएगा। तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अभिकथन ए गलत असत्य है और परंतु आर सत्य हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दशमलव संख्या 5 का बाइनरी समतुल्य बताना है आपको। बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा बताना है आपको। ठीक है, मैथ है। 11 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, 1 से 1 आ जाएगा। इसका तो जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए जापान का योकोहामा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कौन सा, तो योकोहामा बंदरगाह। ठीक है,
ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स कि योकोहामा जो है ना, ये योकोहामा आपको जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, याद रखना है। और जापान का राजधानी कहाँ पड़ेगा? तो जापान का राजधानी टोक्यो है। ठीक है, जो कि आपको होन्शु होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और याद रखिए जापान का मैनचेस्टर आपको ओसाका को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी याद रखना है फ्रेंड्स कि नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, और जो 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? तो लिटिल बॉय नामक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को आपको हिरोशिमा पे, और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को आपको नागासाकी पे अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था। चलिए उसके बाद देखते हैं, कह रहा है पुस्तक वी आर डिस्प्लेड। ठीक है ना, वी आर डिस्प्लेड के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक वी आर डिस्प्लेड के लेखक हो जाएंगे मलाला यूसुफजई। ठीक है, कौन हो जाएंगे? मलाला यूसुफजई हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि पोर्टो नोवो निम्न में किस देश की राजधानी है? कौन सा? तो पोर्टो नोवो पूछ रहा है आपको किस देश की राजधानी है। तो पोर्टो नोवो बेनिन देश की राजधानी है। किसकी? तो बेनिन देश की राजधानी है, याद रखिएगा। इसको अगर निम्न में कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा, याद रखिए विशाखापट्टनम। उसके बाद एक यहाँ पे कह रहा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? याद रखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थकार आपको पार्श्वनाथ थे। कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिए पार्श्वनाथ के पिता काशी नरेश और शिवसेन थे। ठीक है, और याद रखिए पार्श्वनाथ को 83 दिन की तपस्या के बाद सम्मेत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, मतलब 84वें दिन। ठीक है ना, और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को बोलते हैं। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव हैं। ठीक है, इनको प्रथम तीर्थकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार और संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव है, याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिए फ्रेंड्स 24 जैन धर्म में आपको 24 तीर्थकार हुए। ठीक है, और 24वें नंबर या अंतिम तीर्थकार पूछे आपसे तो वे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। कौन? तो 24वें नंबर के तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी 24 नंबर, और अंतिम आपसे पूछ देगा तो तीर्थकार तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई थी? तो याद रखिएगा ये आपको क्रिप्स मिशन की असफलता के पहले घटित हुई थी। ठीक है ना, याद रखना है। देखिए यहाँ पे याद रखना है फ्रेंड्स 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन की गांधी जी द्वारा अपने 78 अन्य सहयोगियों के साथ की गई यात्रा दांडी यात्रा कहलाती है। ठीक है, दांडी यात्रा की लगभग दूरी कितनी थी फ्रेंड्स? लगभग 385 किलोमीटर की थी, याद रखना है। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और क्रिप्स मिशन भारत में आगमन कब हुआ था? तो मार्च 1942 में आया था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर कह रहा है कि पाल घाट स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो पाल घाट जो है ना, याद रखना है कोयम्बटूर एवं पालक्काड में के बीच स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में कौन सा पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो आपको बता दें ये संबंधित राज्य के राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिए कि संबंधित राज्य का राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है। और याद रखना है कि प्रत्येक राज्य के राज्यपाल प्रति 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है ना, और ये भी याद रखना है कि राज्य वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो राज्य के राज्यपाल को सौंपता है, याद रखिएगा। ठीक है, और वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष पर करते हैं, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, कह रहा है भारत की निम्न में कौन सी नदी दरार यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो याद रखना है नर्मदा नदी। भारत की नर्मदा नदी आपको दरार या भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन नदी? तो नर्मदा नदी। ऑप्शन ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स याद रखना है कि नर्मदा नदी जो है नर्मदा नदी
मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है ना। और इसका सहायक नदी कौन हो जाएगा? नर्मदा नदी की सहायक नदी हो जाएगा दूधी, तावा, शक्कर, हिरन, आपको बंजर आदि नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ है। ठीक है। और याद रखना है कि नर्मदा नदी संवाद की खाड़ी और अरब सागर में गिरती है। ठीक है ना। और नर्मदा नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती है, यानी बहती है, याद रखना है। ठीक है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन और है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आपको संसद का संयुक्त अधिवेशन आपको आता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो इंडिका पुस्तक आपको मेगास्थनीज ने लिखी है। ठीक है। याद रखिएगा कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि धनुर्वेद यजुर्वेद, यहाँ करें धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो याद रखिएगा इन दोनों का संबंध जो फ्रेंड्स हो जाएगा वो आपको युद्ध कौशल से हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो यहाँ देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू उपचार उपग्रह प्रणाली है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको भारत के पास है, हमारा प्यारा देश भारत के पास है। ठीक है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखिएगा आगरा का लाल किला अकबर द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा बनाया गया था। फ्रेंड्स याद रखिए आपको इलाहाबाद के किला का निर्माण अकबर द्वारा 1583 में करवाया गया था। ठीक है। और कौन कौन महल अकबर द्वारा बनाया गया है? तो याद रखिएगा अकबर के द्वारा बनवाया गया किला कौन है? आगरा किला, बुलंद दरवाजा, जहांगीरी महल, जोधाबाई महल, पंच महल, मरियम की किठी और जामा मस्जिद, ये सब अकबर द्वारा बनवाया गया किला, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे 26 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्न में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो याद रखिएगा बैल को देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर बैल पशु को अक्सर देखा जाता है। ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए यहाँ 27 नंबर मैथ है। यहाँ पे समीकरण 1 2 दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा। देखिए 27 नंबर का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। दोनों कथन पर्याप्त है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 28 नंबर व्यंजक का मान पूछ रहा है आपसे, तो 28 नंबर क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा आंसर। ठीक है। उसके बाद देखिए 29 नंबर सॉल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा? 29 का आपको डी आ जाएगा। क्या आएगा? तो ऑप्शन डी आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए आगे चले। देखिए यहाँ पर 30 नंबर मैथ है, आपसे प्रश्न पूछा और कथन पूछ रहा है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 पर्याप्त है। फ्रेंड्स इस सभी को आपको ऐड करना है, ऐड करके 6 से डिवाइड कर दीजिएगा। 6 गेंदा है ना, 6 बॉल है, तो सबसे भाग कीजिएगा ना, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 4.83 आ जाएगा। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 पर्याप्त है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे 31 नंबर। देखिए 31 का आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों कथन जो है पर्याप्त नहीं है। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 32 नंबर मैथ है, पुल की लंबाई पूछ रहा है आपसे, सॉल्व कीजिएगा, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा टेलीग्राम में। इस सारे मैथ और रीजनिंग का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। 32 नंबर का आपको 180 मीटर आ जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 33 नंबर में आपको कह रहा है कि निम्न में अर्धचालक पदार्थों के बारे में इनकरेक्ट यानी गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए एन प्रकार के अर्धचालक में होल बहुसंख्यक वाहक होते हैं, यह कथन गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 34 नंबर। ठीक है। कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40%, एच जो है हाइड्रोजन 6.67% और शेष ऑक्सीजन है, इसका मूलानुपात सूत्र बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
आपको हो जाएगा ऑप्शन ए CH2O हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसको कह रहा है कि निम्न में किस सेट के क्वांटम नंबर संभव संभव नहीं है। 35 नंबर का सी क्वांटम नंबर आपको संभव नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि विषम विषम इलेक्ट्रॉन अणु यानी ओल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉड्यूल का उदाहरण कौन सा है। 36 का क्या हो जाएगा आपको NO हो जाएगा। ठीक है, सी में बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 37 नंबर कह रहा है कि कथनों विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि टमाटर और बैंगन मालवेसी कुल है। ठीक है, क्या कह रहा है, टमाटर और बैंगन मालवेसी कुल के हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मटर और सेम आपको फैबेसी कुल के हैं और प्याज और लहसुन लिलिएसी कुल के हैं। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है। 36 नंबर पर क्या हो जाएगा आपको सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल सेकेंड नंबर कथन और थर्ड नंबर कथन आपको सही है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 38 नंबर कह रहा है कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और नरमपंथी और चरमपंथी, ठीक है याद रखिए, लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता कौन की थी। तो फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन किया था। तो याद रखिएगा 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधाराओं के नेता एकजुट हुए थे, जिसकी अध्यक्षता आपको अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। कौन, तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी अध्यक्षता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है। तो याद रखिएगा भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश, भारत राज्य के आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है। किसमें, आंध्र प्रदेश में। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है। तो याद रखिए अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात आपको जाम्बेजी नदी पे है। कौन से, तो जाम्बेजी नदी पे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था, याद रखिएगा आपको दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। उसके बाद ये कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। तो कहाँ पे है, तो ये कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए कह रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ये बता दें भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। कब, 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्न में कौन सा विकल्प आपको सुमेलित है। तो यहाँ पे देखिए 44 नंबर का आपको भाग 3 मूलाधिकार है, ये बिल्कुल सही है, सही सुमेलित है। कौन, तो सही सुमेलित है ऑप्शन डी। भाग 3 जो है याद रखिएगा आपको मूल अधिकार है। ठीक है, और संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था प्रभावती गुप्त थी। ठीक है, प्रभावती गुप्त उसका नाम था। उसके बाद देखिए करा कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है। तो ये मुख्यालय पड़ेगा आपको कहाँ पे, तो जिनेवा में पड़ेगा। उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो नेता का नाम क्या हो जाएगा, MR जयकर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित क्षत्रप राजा कौन था। तो राजा कौन था, तो राजा वो रुद्र सिंह तृतीय था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा कि निम्न में किसका निपटारा लोक अदालत में किया जाता है। तो याद रखिएगा आपको समझौते योग्य अपराध का निपटारा आपको कहाँ किया जाता है, तो लोक अदालत में किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई कब स्थानांतरित हुआ था। ये कब हुआ था, तो आपको 1937 में ये हुआ था स्थानांतरित, याद रखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है किसे,
तो वो जाना जाता है आपको बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे। देखिए कह रहा है कि आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मुद्रा में की जाती है। तो याद रखिएगा आमतौर पे आपको जलोढ़ मुद्रा की प्रकार में की जाती है। देखिए यहाँ पे आपसे लसा दिया हुआ मैथ पूछ दिया, आसान है, सॉल्व कर लीजिएगा। 53 नंबर का क्या हो जाएगा, नॉर्मल है। आपको गुणनफल पूछ रहा है ना, गुणनफल क्या होता है, लसा इंटू मसा होता है। तो देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई 40 में 8 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 320 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा 20%, ठीक है। उसके बाद देखिए 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 315। और 56 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डाइस का क्वेश्चन है रीजनिंग का, 57 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 58 नंबर का, ये भी रीजनिंग है फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग दोनों है, ठीक है। 58 कर लीजिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के संदर्भ में आपसे 3 कदम दिया हुआ है, कह रहा है सही विकल्प का चयन करना है। 59 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 60 नंबर में कह रहा है कि सिल्वर हाइलाइट्स की जल में विलेयता का सही क्रम पूछ रहा है आपसे। तो 60 नंबर क्या हो जाएगा, आपको बी नंबर इसका सही क्रम हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है सर्वव्यापी कोशिकांग, ठीक है, किसे कहा जाता है, तो सर्व, याद रखिए आपको सर्वव्यापी कोशिकांग आपको इसको राइबोसोम को कहते हैं, ऑप्शन और ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए 62 नंबर, वो तकनीक जिसके द्वारा पौधे को मिट्टी के बिना पोषक विलयन में उगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग, याद रखिए हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किस प्रक्रिया में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा आपको बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए 64 नंबर, कह रहा है कौन सा क्षेत्र, भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल वैशाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपको पूर्वी भारत, ठीक है। उसके बाद देखिए हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो याद रखिए हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी आपको कन्नौज थी, कहाँ थी, तो कन्नौज थी। उसके बाद देखिए कह रहा कि भारत में निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो याद रखिएगा भारत में निर्माण को माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, किसके, तो माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, माध्यमिक। उसके बाद देखिए कह रहा है 1921 का मोपला विद्रोह, जिसे मलाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था, निम्न में किस स्थान पे हुआ था। तो फ्रेंड्स बता दें आपको 1921 का मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल राज्य में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, तो केरल राज्य में हुआ था, ठीक है। इस विद्रोह को अंग्रेज विरोधी जमींदार विरोधी के साथ हिंदू विरोधी भी कहा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 68 नंबर, कर यहाँ पे कि निम्न में कौन सी सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को रेपो दर से अधिक ब्याज दर पर ओवरनाइट फंड उधार लेने के लिए प्रदान की जाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, सीमांत अस्थायी सुविधा, क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सीमांत अस्थायी सुविधा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे, याद रखिए 69 का देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है भारत की हरित क्रांति का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रम से हुआ, इस तरह के पहले अभिक्रम का क्या नाम था, तो क्या नाम था, तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम नाम था। कौन सा पद भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता है, तो कौन होता है, तो आपको पंचायत का निर्वाचित कोषाध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा ये उल्लेख आपको अनुच्छेद 148 में किया गया है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में निम्न में किस राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, तो अनुच्छेद 49 का संबंध जो हो जाएगा, याद रखिएगा आपको ऐतिहासिक और अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद ये करेंगे निम्न में किसने 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी,
तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस राज्य में थाई पूसम, ठीक है, थाई पूसम उत्सव मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आपको तमिलनाडु राज्य में थाई पूसम उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे? तो तमिलनाडु राज्य में। भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध शतरंज से है। किससे है? तो शतरंज से हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो कौन सबसे कम किसका हो जाएगा? तो आपको याद रखना है दमन और दीव की जनसंख्या आपको सबसे कम है। किसके? तो 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है, और 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या पूछे केंद्र शासित प्रदेश में तो क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में कौन सी संस्था नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए डॉक्टर पीसी महानवोनिश, ठीक है, महालनोबिश, ठीक है, डॉक्टर पीसी महालनोबिश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उनको हम लोग भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहते हैं। उसके देखिए यहाँ पे रीजनिंग कर लीजिएगा 79 नंबर का, आपको राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ भी रीजनिंग है 80 नंबर कर लीजिएगा, इजी है, रबड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए शब्द को अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार सजाना है, 81 का कर लीजिएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, अनुसरण वाला, देखिए तो कर लीजिएगा 82 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल थर्ड नंबर अनुसरण करता है, निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। उसके बाद देखते हैं आगे, देखिए 83 नंबर सीरीज है, 83 नंबर कर लीजिएगा, आपको डी नंबर आंसर आ जाएगा। और 84 नंबर का राइट आंसर जो आएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 85 का भी नंबर सीरीज है, पाँचवा पद छठे पद से संबंधित पूछ रहा है, दूसरा पद, ठीक है, चौथे पद पूछ रहा है, इसके आगे वाला यहाँ क्या होगा? तो 85 भी कर लीजिएगा, ईजी है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 60 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 86 नंबर का देखिए कह रहा है कि ऑपरिन हैंडलेन परिकल्पना के अनुसार जीवन का पहला रूप किससे उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा ये आपको पहले राइट आंसर हो जाएगा, पहले से मौजूद निर्जीव कार्बनिक अणुओं से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि गर्भ निरोधक विधियाँ के बारे में गलत कथन चुनना है। कौन सा? तो गलत कथन चुनना है। 86 नंबर का सी गलत हो जाएगा, नसबंदी एक प्रतिवर्ती विधि है, ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए ये क्या है आपको कर है प्रतिवर्ती विधि है, ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे 88 नंबर, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 88 नंबर की अस्थियों की संख्या का सही मिलान करना है। ठीक है, सही मिलान करना है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही हो जाएगा? तो 88 का देखिए आपको यहाँ पे सही मिलान ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 88 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सेकेंड थर्ड और फोर्थ सही है। यहाँ देखिए चेहरे की अस्थियाँ में 14 होती है, पसलिया में आपको 12 जोड़े होते हैं, और वर्टिब्रम, ठीक है, वर्टिब्रम कॉलम में आपको 26 होते हैं। ठीक है, तो अस्थि होते हैं, याद रखिएगा, और कपाल में 9 होते हैं, ये गलत हो जाएगा, यानी सेकेंड थर्ड और फोर्थ सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए कपाल में जो होती है ना अस्थियों संख्या 9 नहीं होती है बल्कि 8 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे सेकेंड थर्ड और फोर्थ सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि पादप शरीर रचना के बारे में गलत कथन का चयन करना है। तो देखिए 89 नंबर का आपको डी नंबर गलत हो जाएगा, एक बीजपत्री तने में सनवनी बंडल एक छल्ले यानी रिंग में व्यवस्थित होते हैं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एमिनो एसिड में कौन से क्रियात्मक समूह सीधे पेप्टाइड आबंध बनाने में शामिल होते हैं? तो कौन सा? तो कार्बोक्सिलिक और एमिनो समूह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद कर रहे हैं 91 नंबर कि भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद अहमद खान ने किया था। निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश का राजधर्म इस्लाम है? तो याद रखिएगा आपको पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार
किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर सब अंतर सबसे कम है? ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे कम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको केरल में। ठीक है, याद रखिए केरल में पुरुष और महिला में साक्षरता दर अंतर जो है डिफरेंस काफ़ी कम है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे 94 नंबर, कर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको अनुच्छेद 71 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 71 के तहत किया जाता है। यहाँ देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत सूचीबद्ध है? तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 36 से 51 में सूचीबद्ध है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ निम्न कथन विचार करना है और कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 96 नंबर का आपको केवल सेकेंड नंबर जो है वो सही हो जाएगा। विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2026 में किया गया है, यानी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स ये चुना गया आपको शेख जोहान बिन हमद अल थानी को। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स ये चुना गया आपको सीता शेल्के को चुना गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे निम्न कथनों पर विचार करना है कौन सा कथन सही है? तो 99 नंबर का आपको केवल सेकेंड नंबर कथन सही हो जाएगा। ग्रंथ कुटीर में भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं में पांडुलिपियों और किताबों का शानदार कलेक्शन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखिएगा आपको 2 आदमी आपको गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, उर्सुला वॉन डेर लियन और एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, दोनों आदमी फ्रेंड्स गणतंत्र दिवस 2026 के 77वें गणतंत्र दिवस पे कर्तव्य पथ पर परेड में इन्होंने आपको आमंत्रित थे। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन थे? आपको उर्सुला वॉन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा थे। ठीक है ना, याद रखिए आपको एंटोनियो कोस्टा कौन थे? तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। और आपको बता दें उर्सुला वॉन डेर लेन ये कौन है? तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। ठीक है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला वॉन डेर लेन है। ठीक है, दादा फ्रेंड्स की गणतंत्र दिवस 2026 की मुख्य थीम थी, मुख्य थीम आपसे क्या था? तो मुख्य थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा पर केंद्रित था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो ये रहा आपको प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का 2026 का टेस्ट सीरीज सेकेंड को हम कंप्लीट किए, जिसमें लेकर 1 से लेकर क्वेश्चन 100 तक कंप्लीट किए। ठीक है, आशा करते हैं फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमको मोटिवेट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, चलिए तब तक के लिए आपको जय हिंद।